गुड इवनिंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विरेचन। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले तो इसकी हमें निरुक्ति वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निरुक्ति क्या है इसकी निरुक्ति? तो निरुक्ति के अंतर्गत निरुक्ति में क्या आपने यही वर्ड एक्सप्लेन करना है। ठीक है कि ये श्लोक मतलब इस वर्ड को ऐसे तोड़ेंगे और वी उपसर्ग में पूर्वक रिच धातु में ऋच और तथा ल्यूट प्रत्यय लगने से विरेचन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मलादि दोषों को बाहर निकालना। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। अगेन बहुत इजी है ये। ठीक है, तत्र दोषहरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम, यानी कि दोष का हरण कहाँ से? अधोभाग से, नीचे के मार्ग से जब दोषों का हरण करेंगे तो उसको विरेचन कहा जाता है। तो गुद मार्ग से दोषादि और मलों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही विरेचन कहते हैं। और अब इम्पोर्टेंस ऑफ विरेचन की बात करें कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो एक तो पित्त की चिकित्सा, ये पित्त की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, जितने भी पित्तज रोग हैं वहां सभी जगह ये उत्तम है। तो विरेचन जो है पित्तज विकारों में श्रेष्ठतम चिकित्सा है, क्योंकि विरेचन द्रव्य सर्वप्रथम क्या करता है? आमाशय में जाकर, आमाशय जो है पित्त का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्थान है। तो वहां पे क्या होता है, जो भी विकृत पित्त मूल का अपकर्षण कर देता है, माने वहां पे जो भी पित्त विकृत हो रखा है उसका अपकर्षण यानी खींच के निकालता है, और अधोमार्ग से स्पेशली जो है ये बाहर निकालता है। आमाशय के विकृत पित्त पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर में जितने भी पित्तज रोग हैं वो सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। और इसकी उपमा इस स्वरूप में दी गई है कि जैसे क्या है, जब घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो आग बुझाकर काबू कर लिया जाता है, उसी प्रकार आग बुझाने के पश्चात जो शनै शनै माने धीरे धीरे शीतल की प्राप्ति होती है और घर शीतल हो जाता है। उसी तरीके से जब आप आमाशय में स्थित पित्त को निकाल देंगे तो शरीर में मौजूद बाकी जितना भी पित्तज रोग है वो सब अपने आप धीरे धीरे जो है शांत हो जाएंगे। एक तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि ये जो है स्वस्थ व रोगी में विरेचन कर्म की महत्वता, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में भी कर सकते हैं, डिजीज में भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, बुद्धि प्रसादन का ये काम करता है। ठीक है, तो बुद्धि प्रसादन कैसे? विरेचन जो है दोषादि मलों का शोधन करता है और बुद्धि का प्रसादन करता है। इससे क्या होता है, इंद्रियों में सबलता की प्राप्ति होती है। ठीक है, इंद्रियों को बल मिलता है, धातुओं की स्थिरता होती है, उत्साह की वृद्धि होती है और जठराग्नि दीप्त होती है, और एजिंग के प्रोसेस को भी ये थोड़ा डिले करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शरीर में त्रिदोष जो है, मल मूत्र, इन सभी को शरीर से निकालने वाला होता है, रोगों को नष्ट करने वाला, बल वर्ण इन सबको देने वाला होता है विरेचन। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य भी कई सारे रोगों में ये यूजफुल है, जैसे कि ज्वर में विरेचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप ज्वर में विरेचन का प्रयोग किया जाता है, और जो हाई टेम्परेचर होता है उसको भी ये कम करता है। ठीक है, रक्त भार की वृद्धि का हार शुद्ध करता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें भी क्या है, रक्त भार वृद्धि का मतलब आपको हाई बीपी से ही समझना है। ठीक है, वहां पे भी क्या है, रक्त का दबाव न्यून होने पर आंतरिक अंगों में होने वाला जो रक्तस्राव है उसकी भी न्यूनता आ जाती है, कि हेमरेजिक कंडीशन जो है वो नहीं होंगी अगर बीपी जो है कंट्रोल में रहेगा, तो उसको भी, उसके लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा जो धमनी सिरा विकार है, जैसे कि वेरिकोज वेन है, आंत्र वृद्धि के रोग है जैसे हर्निया है, अपेंडिक्स, इन सब रोगों में भी विरेचन यूजफुल है। इसके अलावा विरेचन जो है गर्भाशय में प्रभाव डाल के रजस्राव को प्रवृत्त कराने में भी यूजफुल है, तो जिनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है वहां पे भी काम करेगा। बाकी स्किन जो रक्तज व्याधियां हैं, ठीक है, रक्त जो है पित्त के सहधर्मी होता है, तो रक्तज व्याधि जैसे कि कुष्ठ, विसर्ग, रक्तपित्त, प्लीहा, वितृति, वातरक्त, इन सारे रोगों में भी इसका खास इंपॉर्टेंस है। पित्तज रोग जैसे कि पांडु, कामला, हलीमक, सभी जगह ये यूजफुल है, और मानसिक विकार जैसे मधमूर्छा आदि में भी यूजफुल है। और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, तो इसका और इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, सकल मल का शोधन, यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त, ठीक है, और अधिक मात्रा में मल हो गया, तो ये क्या करता है, उन सभी को, और वो सब क्या हो गए, दोषयुक्त हो गए, दूषित हो गए, तो उन सभी को क्या करता है,
शरीर बड़ा व बलवान हो तो वहां पे हम शोधन कर्म करा सकते हैं, लंघन कर्म करा सकते हैं। तो सकल मल का शोधन माने कि जो भी दूषित मल है, चाहे वो दोष दूषित हो रखे हो, चाहे मल दूषित हो रखा हो, रक्त दूषित हो रखा हो, इन सभी के शोधन के लिए यूजफुल है। इसके अलावा और क्या क्या है विरेचन का इंपॉर्टेंस, की हृदय व वृक्क में वृद्धि के विकृति के लाभ, ठीक है, यानी कि हृदय है, किडनीज है, यहाँ पे भी सारी डिजीजेस के लिए यूजफुल है। इनकी सारी डिजीजेस, कोष्ठबद्धता का नाश, ठीक है, स्टिफनेस हो गई है, कोष्ठबद्धता जन्य जितने भी व्याधियां, कॉन्स्टिपेशन के कारण कभी सर में दर्द है, ठीक है, रेस्टलेसनेस है, तो ये सब भी इससे ठीक हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन वाली जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जैसे कि ये क्या है मेनली, आपने अभी भी यहाँ पे देखा कि जैसे रक्तज विकार है, पित्तज विकार है, उनमें ज्यादा काम करेगा ये। अच्छा, तो आप ना वो ही डिजीजेस के नाम ध्यान रखो, जैसे कि कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, ज्वर हो गया, प्रमेह हो गया। प्रमेह तो त्रिदोषज ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्ध्व रक्तपित्त है, आप प्रमेह में कंफ्यूज हो रहे हो तो हटा दो, ठीक है। भगंदर है, उदर रोग है, अर्श है, भग्न रोग है, और प्लीहा रोग में, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली, अर्बुद है, गलगंड ग्रंथि, विसूचिका में, कृमि कोष्ठ में, शिरशूल, नेत्र दाह, ठीक है, हलीमक हो रहा है, व्यंग हो रहा है। व्यंग भी क्या है, डिस्कलरेशन होता है स्किन का ही। और साथ ही साथ जैसे अल्सक हो गया, मूत्राघात हो गया, विसर्ग, पांडु, पार्श्वशूल। तो सारे आपने मेन ध्यान रखना है कि ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि पित्तज और रक्तज है, ठीक है। रक्त पित्तज जो डिसऑर्डर्स है वहां पे ये अच्छा काम करता है, तो आप यही योग्य के अंतर्गत लिख देना। अयोग्य के अंतर्गत आप क्या लिखोगे फिर, तो अयोग्य के अंतर्गत जो भी उष्ण है, ठीक है, माने कि जो भी पित्त प्रधान वाले हैं लोग, उनमें नहीं कराना है, ठीक है। जैसे सुकुमार हो गया, ऑलरेडी शतबुध है किसी को, ठीक है, मतलब उसका एनल रीजन ऑलरेडी इंजर्ड है, फिशर हो रखा है, ठीक है, तो वहां नहीं कराएंगे आप। इसके अलावा अधोग रक्तपित्त है, नीचे के मार्ग से रक्तपित्त हो रहा है तो नहीं कराएंगे। लंघन के बाद कभी भी व्यक्ति का विरेचन नहीं कराना चाहिए। जो दुर्बल इंद्रिय वाला है, जिसकी अल्पाग्नि है, निरुवस्ती देने के बाद विरेचन नहीं कराना है, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि वो रुक्ष होती है। तो इसके कारण भी क्या है, विरेचन से भी और ज्यादा मल निकलेगा तो खाली जगह उत्पन्न होगी, अगेन बात बढ़ेगा इसमें भी, ठीक है, तो इसलिए नहीं कराते हैं। काम आदि से जो व्यग्र होते हैं, अजीर्ण के केस में हमें नहीं कराना है। अजीर्ण के केस में क्यों नहीं कराना है, क्योंकि जो उसकी जठराग्नि है वो मंद है, ठीक है, और विरेचन तभी होगा जब औषधियों का डाइजेशन होगा। वमन तो क्या है, सीधे खाओ, हमें उल्टी कराना है, पचवाना नहीं होता है वमन की औषधियों को, लेकिन विरेचन की औषधियों को आपको पचवाना पड़ेगा, ठीक है। जब वो इंटेस्टाइन में जाएंगी, माने इंटेस्टाइन में जा रही है तो एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ये अजीर्ण का व्यक्ति ऑलरेडी इसमें क्या है, मंदाग्नि है, तो कोई फायदा ही नहीं है, वो औषधियां डाइजेस्ट नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी तो विरेचन देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और बल्कि विरेचन ना होके उसके कुछ उपद्रव पेशेंट में हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में औषधि वैसी ही पड़ी रहेगी। इसके अलावा कभी भी मदाती के पेशेंट में, नव ज्वर के पेशेंट्स में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और आद्यमान हो रखा है किसी को, अगेन जठराग्नि कमजोर है, ठीक है, अति स्निग्ध है कोई व्यक्ति, अति रूक्ष है, ठीक है, और किसी शल्य से पीड़ित है, मतलब कोई ट्रॉमा लगा हुआ है, आघात से पीड़ित है, ठीक है, अति दारुण कोष्ठ है, माने बहुत क्रूर कोष्ठ है, औषधि नहीं पचा पाएगा। किसी को उराशत हो रखा है, शीर्ण व्यक्ति है, अति स्थूल व्यक्ति है, ठीक है, उसमें बल नहीं होता, अति कृश है, बालक है, वृद्ध है, दुर्बल है, शांत थका हुआ व्यक्ति है, पिपासा ग्रसित है, भूख से पीड़ित है, ठीक है, कार्य से थका हुआ है, इस सभी में जो है हमने नहीं कराना है विरेचन। इसके अलावा अयोग्यों में विरेचन कराने से संभव मतलब क्या क्या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके संदर्भ में बताया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अजीर्ण में क्या है, ऑलरेडी मंदाग्नि है, तो अजीर्ण की अवस्था में अगर विरेचन देंगे ना तो आमदोष की उत्पत्ति हो जाती है, औषधि भी फिर वो ऐसी ही पड़ी रहेगी, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, पहली उसकी इम्यूनिटी वीक है। इसके अलावा जैसे कि जिसके गुदा में क्षत हो गया हो, जैसे एनल रीजन जिसका ऑलरेडी कुछ इंजरी है वहां पे, ठीक है, फिशर हो रखा है या कुछ कट लगा हुआ है, तो वो विरेचन होगा उसका, तो और ज्यादा उसको परेशानी होगी। इसी तरीके से दुर्बल इंद्री वाला, मंदाग्नि वाला, ठीक है, जो भूखा प्यासा है, निरुबस्ती इन सबको दी गई है, इनको अगर हम देंगे तो वो विरेचन की औषधियों को सहन ही नहीं कर पाते, उनके वेग को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सब बात का प्रकोप होता है, व्यक्ति ऑलरेडी दुर्बल रहता है। नव ज्वर में भी अगर देंगे तो हमें क्या है, नव ज्वर में आमदोष होने के कारण विरेचन उसे निकाल नहीं सकता और वात प्रकोप होने की संभावना रहती है। नव ज्वर में ऑलरेडी आम अवस्था बनी रहती है। मदात्य क्या है, मदात्य में मद जो है तीक्ष्ण होता है, तो
ये तीक्ष्ण गुण इसका भी है, विरेचन भी जो है इसमें क्या बोला है, विरेचन भी उसी के जैसा काम करेगा, ठीक है। कभी भी पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों में हमने विरेचन नहीं चलाना है। तो मदान्य में मद के कारण क्या होता है, शरीर क्षीण हो रखा होता है, ऑलरेडी कमजोर हो रखा होता है, ठीक है। और उसमें वायु भी प्रकोपित हो रखी है, तो अब अगर विरेचन करा देंगे तो प्राणों का अवरोध हो जाएगा। इसके अलावा आद्यमान में क्या है, वायु प्रकोप है, तो विरेचन की औषधियों को वो नहीं डाइजेस्ट करवा पाएगा अत्यधिक, आना डिस्टेंशन हो जाएगा और मृत्यु भी संभव है। इसी तरीके से कोई अगर इंजर्ड व्यक्ति है, तो इंजर्ड व्यक्ति में भी अगेन वात का प्रकोप है, तो वो प्राण नाशन वहां पे संभव है। अतिरूक्ष अगेन वात का प्रकोप, ठीक है। क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है तो क्या करता है, विरेचन शीघ्र नहीं हो पाता, अपितु दोष क्या है, प्रकोपित हो जाके हृदय, शूल, पर्व, भेद आना, अंगमट, छर्दी, मूर्छा, प्राणनाश, इस तरीके की समस्या उत्पन्न करा देते हैं। क्रूर कोष्ठ में इजीली जो है डाइजेस्ट नहीं होती औषधियां, और जब इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी तो फिर विरेचन नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो शतादि से ग्रसित है, ठीक है, या कोई गर्भिणी है, इसमें क्या है, विरेचन कराने से वमन दोष हो जाता है, ठीक है। मतलब विरेचन करवाएंगे तो वमन एज अ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इन लोगों में भी क्षमता नहीं होती है विरेचन कर पाने की, इसी तरीके से बताया हुआ है। और बाकी वो, या फिर क्रोध, शोक, भय में क्या है, ऑलरेडी विरेचन जो है कष्टदायक होता है। ये व्यक्ति वेग जब आता है तो वात का प्रकोप, क्योंकि इन सब में ही ये जितने भी मानसिक रोग हैं जैसे क्रोध, शोक, भय, सब जगह वात बढ़ता है। तो वात के कारण व्यक्ति ऑलरेडी जो है क्षीण हो गया होता है, आप विरेचन करा देंगे तो वो उस चीज को नहीं झेल पाएगा, ठीक है। एंड ओष्ठ एवं अग्नि की महत्वता की बात करें तो ये बोला है कि इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन फर्स्ट चैप्टर में कर दिया गया है। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा देखेंगे, ठीक है, इसी के बाद ही देख लेंगे, मतलब विरेचन होने के बाद ही इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा देखेंगे ना, तो वहां पे इस चीज का डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। और हर चैप्टर में लाइक वमन में, विरेचन में, दोनों जगह क्वेश्चन अग्नि के बारे में आया हुआ है। मैंने वैसे आपको जब वमन वाला टॉपिक बताया था तब वहां पे भी कोष्ठ और अग्नि के संदर्भ में बताया था कि मृदु कोष्ठ है तो उसको कैसी औषधियां देनी है, तो वैसा ही यहाँ पे भी चलेगा। फिर भी उसके अलावा भी क्या है, हम ये डिटेल में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फिर वमन विरेचन के लिए अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो आप सेम ही कंटेंट लिखेंगे वहां, ठीक है, क्योंकि और कुछ नहीं है उसमें अलग। इसके अलावा विरेचन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ, सॉरी, पहले ये विरेचक द्रव्यों की बात है, विरेचन के टाइप्स नहीं है, पहले विरेचक द्रव्यों, क्लासिफिकेशन ऑफ विरेचन द्रव्य, ठीक है। तो चरक ने तो क्या है, 11 मूलिनी और 10 फलिनी, ठीक है, ये ड्रग्स बता रखी है। साथ ही साथ 4 महास्नेह विरेचन बताए हुए हैं, ठीक है। 5 लवण, जो 5 प्रकार के लवण होते हैं वो भी क्या होते हैं, विरेचन में सहयोगी होते हैं। अष्टमूत्र, अष्टदुग्ध, इनका जो वर्णन है वो सब भी क्या है, विरेचक ही होते हैं। और 6 वृक्षों में से 5 विरेचक द्रव्य होते हैं, ये सब। इसके अलावा क्या है, भेदनीय द्रव्य के बारे में ये महाकषाय दिया हुआ है, भेदनीय महाकषाय, ठीक है। तो इसमें वही है, निशोथ है, अर्क है, एरंड, लांगली, दंती, चित्रक, चिरबिल, शंखनी, कुटिकी, स्वर्णवीर, सॉरी, स्वर्णशीरी एंड विरेचनोपग। एक मिनट, इसमें कुछ, इसमें सुबह, एक तो सुबह हो गया, ठीक है, एक अर्क हो गया, फिर एरंड हो गया, चित्रा, चित्रक और चिरबिल्व, शंखिनी, शकुला, दिनी और स्वर्णशीरी, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, 10 विरेचनोपग है, ठीक है। भेदनीय महाकषाय यानी विरेचन में सहायक ड्रग्स विरेचनोपग है ये, ठीक है, जो चरक ने बोले हैं। नहीं, ये तो भेदनीय ड्रग्स है ना, सॉरी, ये भेदनीय ड्रग्स हैं जो विरेचन करवाएंगी, ये है विरेचनोपग। तो ठीक है, तो चरक ने क्या है, भेदनीय ड्रग्स भी बोल रखी है और विरेचनोपग भी बोले हुए हैं, ठीक है। तो विरेचनोपग, जैसे मैंने वमनोपग भी बताया था कि जो वमन में सहायक होती हैं, तो यही विरेचनोपग क्या होगी, जो विरेचन कराने में सहायक ड्रग्स होंगी। तो ये क्या क्या होती है, द्राक्षा है, काशमर्य है, ठीक है, यानी गंभारी का पुष्प हो गया, फालसा हो गया, ठीक है, परुषक हो गया, इसके अलावा हर्रा हो गया, और आंवला है,
बहेड़ा है, ठीक है, मतलब कि वही हरित की विविध की अम्ल की। इसके अलावा बड़ी बेर हो गया, ठीक है, और बेर है, छोटी बेर है, पीलू, ये सब विरेचनोपग होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाले जो 10 हैं वो अ, भेदनीय महाकषाय है, और नीचे दो 10 बताए हुए हैं वो विरेचनोपग है, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही ये ध्यान रख लो। फिर उसके अलावा विमान स्थान में भी बताया, बट वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो 4th चैप्टर में बताया हुआ ना, षड विरेचन शतशितियम में भेदनीय महाकषाय और ये वाला विरेचनोपग वाला, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा सुश्रुत ने भी कुछ बता रखी है ड्रग्स। तो सुश्रुत ने क्या बताया, उन्होंने चरक ने जो बता रखे हैं विरेचनीय द्रव्य, उसके अलावा कुश, काश और बकायन और ज्योतिषमती, इनको और ऐड किया, बाकी सेम ही है। फिर वाग्भट वाले याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो विरेचन जो ड्रग्स होते हैं उनके सामान्य प्रॉपर्टी गुण कर्म की बात हो रही है कि एक तो वो उष्ण होती है, ऑब्वियसली तीक्ष्ण होती है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी, और प्रभाव जो है अधोमार्गत इनका होता है, ठीक है। तो उष्ण होने से क्या करती है, उष्ण गुण के कारण क्या करती है, दोषों का पाक कर उन्हें गला देती हैं, और दोष जो है कोष्ठ गमन कर लेते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। तीक्ष्ण होने से ये क्या करती है, तीक्ष्ण होने से विरेचन द्रव्य दोषों का पाचन कर देता है, छेदन करता है, ठीक है, उनको खुरेच के एक्साइज आउट करता है, मतलब बाहर निकालता है। छेदन का मतलब ये समझो। और दोषों को क्या करता है, अपने स्थान पर मतलब दोषों को अपने स्थान से निकालने के योग्य ये कर देता है, ठीक है। मतलब वो अब वहीं पे अपनी लोकेशन पे फिक्स ना रहे, वहां से मूव आउट कर जाए, ये इस तीक्ष्ण गुण के कारण होता है। और सूक्ष्म गुण के कारण फाइन फाइन चैनल्स में चला जाता है, सब जगह प्रवेश कर जाता है, हर तरीके के स्रोतस में प्रवेश करेगा, तो उससे क्या फायदा होगा, हर दोषों का पाचन करा देगा, विषयंदन करा देगा, उनको उनके स्थान से हटा के कोष्ठ की तरफ ले आता है। फिर व्यवाई भी ये होता है, तो व्यवाई होने के कारण क्या करेगा कि विरेचन द्रव्य पाचन से पूर्व ही शरीर में फैलकर अपना जो असर है दिखाना चालू कर देते हैं, ठीक है। और फिर विकासी गुण भी इसमें होता है। विकासी गुण से क्या है कि विरेचन द्रव्य जो है श्लिष्ट दोषों को पृथक करते हैं, आपस धातुओं में जो श्लिष्ट है माने धातुओं में जो चिपक रखे हैं दोष, उनको खींच के अलग करते हैं, ठीक है, दैट इज विकासी। और अधोमार्ग ऑब्वियसली दोषों का कहाँ ये नीचे की ओर गमन कराएंगे, ठीक है। तो अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालने का काम ये कराते हैं। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और इसमें ना कौन से ड्रग की मतलब कौन से महाभूत की प्रधानता रहती है, तो पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। वो दोनों ही जो है हैवी होता है, तो इसी के कारण जो है विरेचन द्रव्यों में अधोभाग जो प्रभाव है वो प्रबल होता है, और इसी वजह से क्या होता है, अपान वायु प्रेरित होकर पक्वाशय दोषों को क्या करती है, गुदमार्ग से बाहर निकाल देती है। तो ये वमन के ड्रग्स की गुण है, और ये विरेचन के उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी सेम होता है। प्रभाव क्या है इसका, ये ऊपर से निकालेगा, ये नीचे से निकालेगा। महाभूत क्या है, हल्के महाभूत जैसे अग्नि वायु जो ऊपर ले जाए, और इसमें क्या होता है भारी महाभूत जैसे पृथ्वी जल जो नीचे की ओर लेके आए, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से ये काम करता है, तो इसकी काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला है कि ये जितने भी इनके गुण होते हैं, ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी, इन सभी गुणों वाली औषधियां क्या करती हैं, अपने वीर से हृदय में जाएंगी। पहले तो हृदय में जाके हृदय की जो धमनियां हैं उन धमनियों में जाएंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, बेसिकली एओर्टा पल्मोनरी वेल्व ऐसे, ठीक है। और इसके थ्रू जैसे ही वो हार्ट में पहुंची, तो हार्ट से क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होनी है, तो वो हार्ट के थ्रू ही पूरी बॉडी में फैलना चालू कर देगी। तो स्थूल और सूक्ष्म अणुओं में स्थूल और तथा सूक्ष्म स्रोतसों में जो है ये प्रविष्ट कर जाती है। हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होना है, तो उस ब्लड सप्लाई के थ्रू ही ये पूरी जगह जो है फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण शरीर में स्थित दोषों को उष्ण होने के कारण क्या करती है, अपने उष्णता के गुण से शरीर में मौजूद जो भी दोष हैं उनका ये विलयन कर देती है, उनको गीला कर देती है। आप समझो कि एक तरीके से घोल के लिक्विफाई कर देती है, और तीक्ष्ण होने से उनका छेदन करती है, उनको काट काट के हटाती जाती है। और
उष्णता गुण से पिघला देती है, लिक्विफाई कर देती है। और जब ये इसका छेदन होगा दोषों का, जब वो लिक्विफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि वो फिर कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है, तो विच्छेदन हुआ, दोष क्या करता है, इधर उधर गमन करता है, स्नेहन का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण जो है स्नेह से भी भावित होकर अल्टीमेटली जो है वो कोष्ठ में पहुंच जाता है। और कोष्ठ में आएगा तो आमाशय में आकर के, अगर वो आमाशय में आया, उदान वायु से प्रेरित हुआ। ठीक है, और आपने अगर वमन की औषधियां दे रखी थी तो क्या होगा, अग्नि एंड वायु में उत्कृष्ट गुण के कारण रोगी को क्या है कि अब ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण होने लगेगा और मुख की ओर दोषों का गमन होगा और रोगी को वमन हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, कोष्ठ की ओर जैसे ही आया वो ड्रग्स, तो आपने क्या किया, पक्वाशय और अधोमार्ग में जा रखा है वो, और क्योंकि हमने उसे विरेचन की ड्रग्स दी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि विरेचन की ड्रग्स कैसी भी होती है, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होती हैं। तो ये ड्रग्स हमने उसको दे रखी है, तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर दोषों को ले आएगा, यानी कि अधोभाग से दोषों का हरण करेगा और गुद मार्ग की ओर लेके आएगा और रोगी को विरेचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विरेचन का। ठीक है, देन अब इसके विरेचन के भेद की बात करते हैं। ठीक है, तो विरेचन कितने टाइप्स का होता है, एक होता है मृदु विरेचन, सुख विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। ठीक है, और फिर इसी तरीके से अलग अलग आचार्य ने बोला है। पहले हम चरक के अनुसार देखते हैं। चरक ने 3 प्रकार के विरेचन बोले, मृदु विरेचन, सुख विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन। मृदु विरेचन क्या होता है, जो विरेचन कोष्ठ में स्थित दोषों को पकने योग्य मलादि को बिना पकाए ही नीचे की ओर अग्रसर कर देते हैं, वो मृदु विरेचक होते हैं। ठीक है, मतलब पूरा दोषों को पकाएंगे नहीं, जैसे क्या था, उष्ण गुण के कारण पका भी दे रहा था, वो दोषों को लिक्विफाई कर दे रहा था, तो इतना कुछ नहीं करेंगे सीवियर लेवल पे, बस दोषों को क्या करते हैं, अधोमार्ग की ओर अग्रसर कर देते हैं बिना उनका सम्यक पाक कराए। ठीक है, बिना पकाए ही उनको नीचे की ओर भेज देते हैं जिससे वो निकल जाए, जैसे कि अम्लतास। सुख विरेचक ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो विरेचन द्रव्य क्या करती है, चाहे पक्व हो चाहे अपक्व मल हो, ठीक है, इन सभी को क्या कर देती है, पतला करके सुख पूर्वक नीचे की ओर अग्रसर करती है, वो सुख विरेचक है। वो सुख विरेचन होता है जिसमें कि जो मल है वो क्या है, पतला होके नीचे की ओर अधोमार्ग की ओर अग्रसर किया जाए, उन ड्रग्स को कहते हैं सुख विरेचक ड्रग्स, जैसे कि निशुल्क। तीक्ष्ण वाली जो होती है, तीक्ष्ण विरेचन में क्या होता है, जो विरेचक द्रव्य क्या करें, कोष्ठगत मल की गांठ को तोड़कर विडोलित कर मल को बाहर निकालता है, वो तीव्र यह बाहर निकालता है और ये तीव्र कार्य करता है, जैसे स्नोहीशी। तो कोई जो सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, तो वहां पे क्या है, गांठदार रूप में मल है, तो उस मल को तोड़ना, विडोलित करना, लिक्विफाई करना। ठीक है, विडोलित माने लिक्विफाई करके तोड़ के उन गांठदार मल को जो बाहर निकाले और जो तीव्रता से काम करे, दैट इज विरेचन द्रव्य। और इसके एग्जाम्पल है स्नोही शील। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि मृदु विरेचक कौन है, अम्लता। सुख विरेचन कौन है, निशोध। तीक्ष्ण विरेचक कौन है, स्नोही शील। अब शारंगधर और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है। शारंगधर और भाव प्रकाश ने 4 भेद बोले, अनुलोमन, संसरण और भेदन एंड रेचन। अनुलोमन का क्या मतलब है, एक प्रकार का मृदु विरेचन है। इसमें मेनली ध्यान रखेंगे कि जो द्रव्य मलादि का परिपाक करके वायु के बंधन का भेदन करके उसको गुद मार्ग से क्या करे, शरीर के बाहर निकाल दे। ठीक है, मलादि को सब उनका पाक करवा के वायु का जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था, ठीक है, वायु की जो भी विगुणता थी उसको दूर करे और मलों को क्या है, अपने नॉर्मल रूट से बाहर निकलवा दे। दैट इज अनुलोमक ड्रग्स, दैट इज अनुलोमक विरेचन, जिसमें वायु के ऑब्स्ट्रक्शन को, वायु की विगुणता को ठीक किया जाता है। अगर वायु की विगुणता ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मल जो है नीचे की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है हरित की। देन नेक्स्ट टाइप इज संसर्सन। ठीक है, तो संसर्सन में क्या होता है, जो द्रव्य कोष्ठ में स्थित पकने योग मलादि को बिना पकाए ही गुद मार्ग से बाहर निकाल दे। और ऐसा ही क्या कर रहा था, यही यही सेम काम कौन कर रहा था, मृदु विरेचक। तो आप देख रहे हो एग्जाम्पल भी यहाँ पे अम्लतास है। ठीक है, तो अम्लतास क्या करता है, मृदु विरेचक है, यानी बिना पकाए मल को बाहर निकाल देगा गुद मार्ग से। साथ ही साथ ये क्या है,
संश्लेषण का भी काम करता है, क्योंकि संश्लेषण और मृदु विरेचन दोनों शब्द जो है एक ही है, दो अलग अलग आचार्य ने दिए तो अलग अलग नाम है, मतलब दोनों का एक है। और भेदन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिथिल गाढ़े मल को क्या कर रहा है, टुकड़ों में तोड़कर गुदारी मार्ग से बाहर निकाल दे रहा है, जैसे कि कटुकी। ठीक है, और ऐसा ही काम क्या है वो स्नूही शीर भी करा था। तीक्ष्ण मल जो तीक्ष्ण था ना, वो तीक्ष्ण विरेचक था, तो गांठदार मल को क्या कर रहा था, तोड़ के विडोलित करके बाहर निकाल दे रहा था। और ये भी ऐसा ही कर रहा है भेदन भी, कि जो गाढ़ा मल है, शिथिल मल है, ठीक है, हार्ड स्टूल से उनको तोड़ के बाहर निकाल दे रहा है। देन रेचन की बात करते हैं। तो रेचन क्या होता है, जो पक्व अपक्व मलादि को पतला करके बाहर निकाल दे, जो कि सुख विरेचक का काम था, वही चीज रेचन में हो रही है, दिस इज कॉल्ड निषोध। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो चरक के हिसाब से क्या क्या हो गए, एक मृदु विरेचक हुआ, सुख विरेचक, तीक्ष्ण विरेचक। तो ये क्या करता है, अल्प मल को प्रवृत्त कराता है मृदु विरेचक। सुख विरेचक क्या, सुख पूर्वक मल को प्रवृत्त कराएगा, और अति तीक्ष्ण वाला जो है वो क्या करता है, अति वेग से मल को प्रवृत्त कराता है, बहुत वेग आते हैं इसके बाद। उदाहरण है, मृदु विरेचक इस अम्लता, सुख विरेचक निषोध, एंड तीक्ष्ण विरेचक इस स्नुहीशी। शारंधर ने भी ऐसे ही बताया है। ठीक है, अनुलोमन वाला क्या करता है, मलादि को पका के और वायु, स्पेशल पॉइंट है कि वायु के बंधनों को तोड़ के, यानी वायु की विगुणता को भी ठीक करता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल है हरित की। फिर संसरण वाला तो अम्लतास के जैसा, यानी मृदु विरेचक के जैसे ही काम कर रहा है, बिना पकाए ही शरीर से मल को बाहर निकाल रहा है। और भेदन वाला क्या कर रहा है, कटुकी जैसा, तीक्ष्ण के जैसा काम कर रहा है, तो मल आदि के टुकड़े करके शरीर से बाहर निकाल रहा है। और रेचन वाला कैसा काम कर रहा है, सुख विरेचन के जैसे, तो पक्व अपक्व को पतला करके बाहर निकाल रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मिनट मैं देख लेती हूँ। ठीक है, तो निरुक्ति डेफिनेशन इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट हमने कर लिया है। यूटिलिटी इन हेल्थ एंड डिजीज कर लिया है। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोष्ठ एंड अग्नि। ठीक है, इसके अलावा विरेचन ड्रग्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ विरेचन। ठीक है, नॉलेज ऑफ, ठीक है, इनके बारे में, इनकी ड्रग्स की नॉलेज नहीं हमने लिया है, और बाकी टाइप्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, देन एक मिनट। ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरल नॉलेज ऑफ सिंगल एंड कंपाउंड विरेचन ड्रग्स, थोड़ा ये वाला पॉइंट भी देखना है। अब एक एक करके ना हमें कुछ ड्रग्स के बारे में, जो विरेचक ड्रग्स हैं उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो इसमें जो मेन हमें देखनी है ना, वो दो तीन ही ड्रग्स के बारे में देखना है। एक तो त्रिवृत के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। एक तो त्रिवृत, आरगवद, एरंड, कटुकी और जायफल। ठीक है, 1 2 3 5 ड्रग्स के बारे में हमें देखना है इसमें। और इन 5 ड्रग्स का क्या क्या पॉइंट देखना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट देखना है इन 5 ड्रग्स का। एक तो इनकी प्रॉपर्टीज, एक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन। ठीक है, ये सब देखना है। एक मिनट। ठीक है, तो लैटिन नेम आपको सभी का पता होना चाहिए। तो त्रिवृत का क्या नाम होता है, ऑपरक्यूलिना टर्पीता। ठीक है, फैमिली होती है, फैमिली, फैमिली की जरूरत नहीं है इसमें याद करना, केवल नाम ध्यान रखिए। गुण पता होना चाहिए। एक तो ये भेदनीय गण में आता है। ठीक है, और इसके पर्याय भी हमको इतने नहीं मेन ध्यान रखने। ठीक है, ये सब नहीं करना है इसमें। एक तो इसका प्रॉपर्टीज, यानी कि रस क्या होता है, तिक्त कटु। गुण क्या है, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, ये याद ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कर्म क्या होता है, तो ये कफ पित्त शोधक है, वीर्य उष्ण है, विपाक कटु, प्रभाव इस विरेचन। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से फिर एरेंट के बारे में भी, राइसिनस कॉम्युनिस है। ठीक है, यूफोर्बेसी है। इसके अलावा भेदनीय के अंतर्गत आएगा, और बाकी नहीं करना है। अंग्रेजी नाम सभी को पता होता है, एरेंड का कैस्टर। ठीक है, और
रासायनिक संगठन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। गुण क्या होता है, ये भी मधुर, गुरु उष्ण है, रस मधुर है, विपाक भी मधुर है, ठीक है। अनुरस क्या है इसका, कटु और कषाय, वीर्य उष्ण होता है और वात कफ शामक होता है। देन आरगवत की बात करते हैं तो आरगवत क्या है, कैसिया फिस्चुला इसका मॉडर्न नेम है, मतलब लैटिन नेम है। फैमिलीज लेग्यूमिनेसी, और अम्लतास उसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अम्लतास है ये, अम्लतास। और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे कि मधुर होता है, विपाक मधुर है, गुरु मृदु स्निग्ध, शीत वीर्य है, ठीक है। अभी तक क्या हमने उष्ण वीर्य ही देखे थे, जिसे आप इससे पहले वाला भी देखे तो ये भी उष्ण वीर्य था, ठीक है। एरंड भी उष्ण वीर्य है और त्रिवृत भी उष्ण वीर्य है, लेकिन आरगवत जो है शीत वीर्य है। और कर्म दोषों की बात करें तो ये मधुर स्निग्ध होने से वात का नाशक करेगा, शीत होने से पित्त का नाशक करेगा, रेचन होने से जो कोष्ठगत पित्त है और कफ है इनका भी नाश करेगा। देन नेक्स्ट इज कटुकी। तो कटुकी का लैटिन नेम होता है पाइकोराइजा कोरवा, ठीक है, और फैमिली करने की जरूरत नहीं है। देन सीधे गुण की बात करेंगे तो गुण इसका ये थोड़ा अलग है, तिक्त है, लघु रूक्ष्ण है, कटु है, ये भी शीतवीर्य और काम है इसका, कफ पित्त हर, अल्प मात्रा में रेचन दीपनीय है, ठीक है। यकृत उत्तेजक है, यानी कि यकृत लिवर के लिए अच्छा है, और पित्त सारक है, पित्त का नाश करेगा, और अधिक मात्रा में देने पे रेचन कर देगा। देन नेक्स्ट ड्रग इज जायफल। जायफल क्रोटॉन टिंगलियम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कटु है, गुरु रूक्ष तीक्ष्ण है, विपाक इसका अगेन कटु, वीर्य उष्ण, और कफ पित्त नाशक ये होता है। और ये क्या करता है, तीव्र रेचक और कृमिक नहीं, जायफल पॉइजन भी है, एक हमने पढ़ रखा है फॉरेंसिक में, आपने पढ़ा होगा, ऐसी एरेंट के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, तीव्र रेचक और कृमि नाशक होता है, आमाशय में शोक करता है, पेट में मरोड़, आंत्र काल में जो आंत्र कला है माने इंटेस्टाइनल वॉल है वहां पे शोध करेगा, ठीक है। अधिक संख्या में पानी जैसे दस्त लगवा देता है, और शोधन विधि करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। एक इसमें थोड़ा प्रिपरेशंस और प्रिजर्वेशन वाला पॉइंट रह गया है इसका, इन ड्रग्स का, ये मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में करा दूंगी। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट मुझे एक्चुअली देखने पड़ेंगे, इसमें दिए नहीं मैं, तो मैं आपको करवा दूंगी ये, ठीक है। वैसे इसमें प्रिजर्वेशन तो बस एक दो का ही ध्यान रखना होगा, ज्यादा करने की जरूरत होगी भी नहीं, और इनसे क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक बार कल डिस्कस कर दूंगी इसको। इसके अलावा विरेचन का पूर्व कर्म, अब देखो विरेचन हमें 3 स्टेप्स में डिसाइड करेंगे, पूर्व, प्रधान एंड पश्चात कर्म, ठीक है। तो पूर्व कर्म में हमने जो है दीपन पाचन करना होता है, स्नेहन करना है, डाइट का ध्यान रखना, तो वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पूर्व कर्म जो है संभार संग्रह, आतुर परीक्षा, आतुर सिद्धता करेंगे। और आतुर सिद्धता है तो अब सबसे पहले संभार संग्रह से स्टार्ट करते हैं। संभार संग्रह का क्या मतलब हो गया, जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी जरूरत का सामान है, सब कुछ कलेक्ट करो, ठीक है। तो क्या क्या कलेक्ट करेंगे, विरेचन के योग्य कक्ष जिसमें पानी, शौचालय आदि हो, इस तरीके का एक तो कक्ष हमें करना है। इसके अलावा कुछ उपकरण बताए हुए हैं, जैसे बेड पेन्स हैं, ठीक है, क्रॉकरी, भगोना, ये सब आप खुद से देख लीजिएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कि हमें ड्रग्स भी यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, ठीक है। विरेचन के ड्रग्स और उपद्रव, विरेचन की उपद्रव निवारक औषधियाँ क्या हैं, वो सब हमें यहाँ रखनी पड़ेंगी। और 4 परिचारक जो है करीबन हमें चाहिए। आतुर परीक्षा की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट में क्या करेंगे, तो रोगी की परीक्षा, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि ये योग्य है विरेचन के कि नहीं है, ठीक है। देश, काल, बल, शरीर, साथ में सत्व, प्रकृति, इन सभी की हमने परीक्षा करनी है। इसके अलावा क्या है, हमें ये देखना है, कंसेंट फॉर्म ले लेंगे, वाइटल्स उसके नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आतुर की सिद्धता देखेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ द पेशेंट। तो इसमें देखो अभी हमने क्या, पूर्व कर्म में 3 मेन स्टेप्स देखने हैं, संभार संग्रह, सारा जितना भी जरूरत का सामान है वो कलेक्ट कर लो। सेकंड इज आतुर परीक्षा, रोगी की परीक्षा करो, ठीक है, देश काल सात्विक के अनुसार। और फिर कंसेंट पेपर साइन करवा लो, एंड देन
वाइटल्स नोट कर लो। देन थर्ड स्टेप जो हमने पूर्व कर्म में करना है वो करना है आतुर की सिद्धता, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। तो इसके लिए पहले तो रोगी की तैयारी करानी है। रोगी की तैयारी में क्या कराना है, तो उसको जो है विरेचन से पहले हमने दीपन पाचन दे देना होता है या वमन करा देना होता है, ठीक है। इससे क्या है, अग्नि उसकी अच्छी हो जाएगी। और अगर हमने जैसे दीपन पाचन दिया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वमन करा रखा है तो वमन कराने के बाद क्या है, वमन कराना हो तो रोगी का स्नेहन स्वेदन वमन संसर्जन क्रम के पश्चात पुनः नए क्रम से रोग अनुसार जो हमने स्नेहन स्वेदन करवाना ही करवाना है। आप ये ना समझे कि अभी मैंने विरेचन से पहले जो है वमन कराया था पेशेंट का, उस टाइम पे तो स्नेहन स्वेदन करा रखा था, तो अब वापस से जब आफ्टर वमन में विरेचन करवाने जा रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है दोबारा से करने की। तो ऐसा नहीं है, दोबारा आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें बोली है। इसके अलावा वमन के पश्चात क्या होता है, संसर्जन क्रम हमें फॉलो करवाना है और फिर उसके बाद 9, 10th, 11th, 12th डे पे स्नेहपान करवाने के बाद जो है फिर विरेचन हमें स्टार्ट करना है पेशेंट का। और मैनेजमेंट ऑफ 3 दिन क्या है, हमने विश्राम काल करना होता है कि 3 दिवस विश्राम काल, मैनेजमेंट ऑफ 3 days गैप। एक्चुअली एक मिनट, आज की क्लास में केवल इतना ही करते हैं और ये पूर्व कर्म तक ही इसको डिस्कस करते हैं। इसके आगे मैं फिर कल मतलब कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। आज के लिए केवल इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये वाले जो बुक का पीडीएफ है ना, ये मैंने टेलीग्राम के चैनल पे डाला हुआ है, आप इससे ही डायरेक्टली बुक से पढ़िएगा, ठीक है। इस बुक में ठीक दिया हुआ है तो आप इससे ही सीधे पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स में बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स भी होती हैं कई बार। तो बुक से ही आपने सीधे सीधे पढ़ना है और ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।